तो डॉपलर इफेक्ट होता क्या है, देखिए क्या होता है डॉपलर इफेक्ट। जब कोई सोर्स या ऑब्जर्वर जो साउंड जनरेट कर रहा हो या जो सुन रहा हो वो ऑब्जर्वर, दोनों के बीच में अगर मूवमेंट हो, दोनों में से कोई रिलेटिव वेलोसिटी हो मीडियम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम के रिस्पेक्ट में, मीडियम मतलब एयर है या जो भी मीडियम है उसके रिस्पेक्ट में अगर रिलेटिवली वो पास आ रहा हो या रिलेटिवली एक दूसरे से दूर हो रहा हो, तो आप कह सकते हैं कि उसमें डॉपलर इफेक्ट है। होता क्या है कि देखिए, व्हेन ए सोर्स जनरेटिंग द साउंड और द ऑब्जर्वर हियरिंग द साउंड इज नॉट स्टेशनरी, हियरिंग मतलब डिटेक्टिंग द साउंड, is not stationary but moving with respect to the medium of the propagation of sound, then the observed frequency is different from the generated frequency, and this apparent change in frequency is called Doppler's effect। ठीक है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई जनरेट कर रहा है साउंड इस तरह से, बार बार वो क्या करता है, प्रेशर पल्स को छोड़ता है, मतलब कि एक सेकेंड में 10 बार, 5 बार, 20 बार, 50, 100, 1000 बार वो छोड़ता है। तो एक सेकेंड में पल्स छोड़े जा रहा है और दूसरा व्यक्ति जो वहाँ बाहर कहीं खड़ा है किसी डिस्टेंस पे, वो उस पल्स को सुनता है या डिटेक्ट करता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है। तो जितने बार छोड़ा उतने बार उसने डिटेक्ट किया, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो नहीं रहा है बीच की मीडियम में। तो वो हो गया कि डॉपलर इफेक्ट उसमें है नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ नहीं हो रहा है, दोनों स्टेशनरी है, तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होता है। जितने बार एक सेकेंड में जितने टाइम से उसने पल्स छोड़ा, एक सेकेंड में उतने बार उसने पल्स को सुना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है जब दोनों के रिलेटिवली वो क्लोज आ रहा हो और या दोनों रिलेटिवली दूर जा रहा हो। जैसे ट्रेन का एग्जांपल ले लीजिए, क्या होता है ट्रेन, जब आप किसी स्टेशन में या ट्रेन जहाँ से ट्रेन पास हो रहा है उसके पास अगर आप खड़े हों और उसे सुन रहे हों, तो होता क्या है उसमें, व्हाट यू ऑब्जर्व नॉर्मली व्हेन द ट्रेन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू, ट्रेन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और साउंड जो है, जो ट्रेन का जो विसल है वो साउंड जब ट्रेन पास आ रहा होता है तो अलग टाइप का सुनाई देता है, और जब दूर जा रहा होता है वो अलग टाइप का सुनाई देता है, सडनली चेंज होता है। जैसे ही आपके पास से गुजरता है ट्रेन तो सडनली चेंज होता है, और वजह है सिर्फ यही कि फ्रिक्वेंसी का सडनली चेंज होना। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है हम लोग डॉपलर इफेक्ट में देखेंगे। क्लियर है? तो पहला केस होता है डॉपलर इफेक्ट का, वो होता है केस 1, सबसे पहला केस इसको कह सकते हैं, वो होता है सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर एट रेस्ट, जिसमें कि देयर इज नो डॉपलर इफेक्ट। फिर भी इसको डिस्कस कर दे रहे हैं। सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर एट रेस्ट, क्या होता है इसमें, इस केस में आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रेशर वेव जनरेटेड बाय सोर्स इज सेम एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर। ये होगा, एक कोई भी मान लीजिए सोर्स जनरेट कर रहा है, तो एक सेकेंड में जितने बार पल्स जनरेट कर रहा है वो बाहर बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है वो उतनी बार ही सुनेगा। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एनिमेशन देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ऑब्जर्वर जो है, ये देखिए कहीं पास में रहेगा। अब ये साउंड रेड कलर का जो दिखाया है वो साउंड का सोर्स है, और वो एक सिंगल प्रेशर पल्स को दिखाया जा रहा है। ये सिंगल प्रेशर पल्स है, देखिए किस तरह से आगे की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर ये क्या होगा, एक ऑब्जर्वर आ जा रहा है, ये ऑब्जर्वर आ गया। अब ये ऑब्जर्वर जो है इसको हम डॉट से दिखाते हैं, ऑब्जर्वर वहाँ से सुनेगा साउंड को, और साउंड ये देखिए फटाफट फटाफट क्या हो रहा है, साउंड वेव पल्स उससे जनरेट हो रहा है और ऑब्जर्वर के पास पहुँचना अब शुरू हो गया। अब जितने जितने वेव्स जनरेट हो रहा है उतना ही ऑब्जर्वर के पास पहुँच रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में गैप अगर देखिएगा, ये गैप, ठीक है, तो ये गैप जो आपका है वो सेम रहेगा। क्लियर है? ध्यान से देखिए किस तरह से जितने जनरेट हो रहा है उतना ही उसे सुनाई देगा, क्योंकि गैप सेम है। क्लियर? यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पर कि दोनों स्टेशनरी है, सेम नंबर ऑफ पल्स जनरेटेड इज सेम नंबर ऑफ पल्स डिटेक्टेड। क्लियर? तो दूसरा केस क्या होता है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी, ठीक है, और सोर्स जो है वो मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी एंड सोर्स इज मूविंग। यहाँ आ जाता है डॉपलर इफेक्ट का केस। तो क्या किया जाए, ऑब्जर्वर स्टेशनरी एंड सोर्स मूविंग, तो उसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, मान लेते हैं एक ये सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स एस है, और ये मान लेते हैं ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ऑब्जर्वर का कान बना देते हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर जो है वो क्या करेगा, मूव कर, सोर्स मूविंग, नॉट ऑब्जर्वर मूविंग, सोर्स मूव। ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को ओ से दिखाते हैं, सोर्स को एस से दिखाते हैं, और दोनों के बीच में मान लेते हैं डिस्टेंस जो है वो एक्स है। ठीक है, और टी इक्वल टू 0 एक ऐसा सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे क्या है कि सोर्स ने पहला पल्स को जनरेट किया, ये पल्स उसने जनरेट किया।
तो ये पल्स v साउंड की स्पीड से मूव करना शुरू कर दिया। और सपोज कीजिए कि दूसरा पल्स जब जनरेट करेगा उतने देर में सोर्स यहाँ आ चुका है, यहाँ जब सोर्स आ चुका है तो दूसरा पल्स जनरेट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब कि दूसरा पल्स जनरेट होते एक टाइम पीरियड लग गया यहाँ से यहाँ तक आने में। तो एक टाइम पीरियड मतलब कि इसने कितना डिस्टेंस लग गया, v टाइम्स t। एक टाइम पीरियड में कितना हो जाएगा, इतना ही ना, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम पीरियड। तो दूसरा सेकेंड पल्स जनरेटेड हेयर, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड पल्स जनरेट हुआ, वो भी इस समय वो भी वेलोसिटी ऑफ जो सोर्स है वो vs है सपोज, ठीक है। यहाँ लिखते हैं एज्यूमिंग वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। v इक्वल टू क्या, स्पीड ऑफ साउंड एंड vs स्पीड ऑफ सोर्स, क्लियर। अब ये रहा सिचुएशन ऐसा है। तो आफ्टर वन टाइम पीरियड ये डिस्टेंस कितना बचा हुआ है जो सेकेंड पल्स को जाने में लगेगा, ये है x माइनस वी टी। तो t इक्वल टू जीरो, मैंने पहला साउंड जब उसने जनरेट किया था t इक्वल टू जीरो पे, और दूसरा साउंड जनरेट किया है आफ्टर कैपिटल T टाइम, तो दूसरे साउंड को जाने में कितना समय लगेगा। ये देखिए, फर्स्ट पल्स विल रीच द ऑब्जर्वर आफ्टर टाइम, क्योंकि t इक्वल टू जीरो पे किया है तो ऑब्जर्वर के पास जाने में उसको x बाई वी टाइम लगेगा। तो फर्स्ट पल्स विल रीच ऑब्जर्वर आफ्टर टाइम x बाई वी, यही तो लगेगा, x बाई वी लगेगा। एंड सेकेंड पल्स कब पहुंचेगा, सेकेंड पल्स पहुंचेगा वन टाइम पीरियड, तो बीत ही चुका है पहले ही, ठीक है। यहाँ तक आया तो वन टाइम पीरियड, अब प्लस x माइनस वी टी बाई वी, जो टाइम उसको यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा वो, तो पहला तो वन टाइम बीत चुका है, उसके बाद ये टाइम, एंड सेकेंड पल्स विल रीच आफ्टर x माइनस वी टी बाई वी प्लस टी टाइम, इतने देर बाद पहुँचेगा। तो दो पल्स के बीच का जो गैप है वही उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो टाइम गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पल्स क्या होगा, एज ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, और दिस कम्स आउट टू बी t इंटू वी माइनस वी एस बाई वी, ठीक है। अब इसको ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी के टर्म में अगर हमें लिखना हुआ तो क्या हो जाएंगे, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी या एपरेंट फ्रिक्वेंसी एज ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर, तो ये मान लीजिए टी डैश है, ठीक है। तो उसका वन बाई टी डैश हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वन बाई टी डैश, न्यू डैश इक्वल टू वन बाई टी डैश, दिस इज इक्वल टू v बाई वी माइनस वी एस इंटू न्यू टी मतलब वन बाई टी हो जाएगा। तो वन बाई टी मतलब एक्चुअल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इफ सोर्स इज मूविंग अवे तब क्या हो जाएगा, केवल डायरेक्शन बदल जाएगा। इफ तो वी एस जो हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, तो न्यू डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा v बाई वी प्लस वी सोर्स इंटू न्यू जीरो, यही है बस, ठीक है। इतना ही आ जाएगा। इसका एनिमेशन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए इस एनिमेशन को देखिए, अब इसमें सोर्स दाएं तरफ मूव करेगा, देखिए क्या होता है। देखिए एक पल्स जनरेट हुआ तब तक सोर्स कहीं और जा चुका है, मूव कर चुका है, सोर्स आगे बढ़ चुका है। ये देखिए इसमें जैसे जैसे क्या हो रहा है कि पल्स आगे की तरफ बढ़ रहा है, सोर्स भी आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, देखिए ये देखिए, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें वेवलेंथ भी समझ में आ जा रहा है कि वेवलेंथ क्या हो रहा है, वेवलेंथ घट रहा है ना, इसमें देखिए वेवलेंथ घट रहा है, क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है, जो सेम नंबर ऑफ पल्स जो है वो कम स्पेस ले रहा है। क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सोर्स स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर मूविंग हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, और ये सोर्स और इनके बीच का कुछ गैप ले लेते हैं, ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, और इनके बीच का कुछ गैप होगा ही। तो पहला मान लीजिए कि t इक्वल टू जीरो जो है वो एक सिचुएशन है जिसमें पहला जिस समय सेकेंड पल्स जो है वो यहाँ पर है, और फर्स्ट पल्स जो है सुनाई दिया है यहाँ पर। t इक्वल टू जीरो एक वैसा टाइम है जब पहला पल्स वो सुन रहा है और दूसरा पल्स जो है वो यहाँ दूसरा पल्स जो है जनरेट हो रहा है। पहला पल्स सुन रहा है, अब बहुत सारा पल्स होगा अपना, पहला पल्स उसने सुनाई दिया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला पल्स सुन रहा है, और जब वो पहला पल्स सुनेगा उस समय, पहला पल्स सुनेगा
उस समय से लेकर दूसरा पल्स जब जनरेट होगा उस समय तक जो है सोर्स कुछ दूर तक आ चुका रहेगा, या जो सोर्स, सॉरी इसमें सोर्स तो मूव कर नहीं रहा है। पहला पल्स जो है उसने यहाँ पर सुना है, और जब दूसरा पल्स सुनेगा तब तक ये मूव होकर के यहाँ आ गया है। सपोज कीजिए कि ये जो है यहाँ से यहाँ आ गया है आफ्टर टी डैश टाइम, टी डैश ये टाइम जो है ये टी डैश है, ठीक है। तो ये टी डैश है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी ऑब्जर्वर इंटू टी डैश, ये हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पल्स सुना है और उसके बाद सेकेंड पल्स जब सुनेगा तो टी डैश टाइम बाद सुन रहा है। तो सेकेंड पल्स जो सुन रहा है वो यहाँ कहीं जनरेट हुआ होगा। जब वो फर्स्ट पल्स सुना तो सेकेंड पल्स सपोज कीजिए इस वाले पॉइंट पे था, यहाँ पर था उस समय। फर्स्ट पल्स सुन रहा है और सेकेंड पल्स यहाँ पे है, ये सेकेंड पल्स है। टी इक्वल टू 0 एक सिचुएशन लिए हैं जिसमें फर्स्ट पल्स सुन रहा है और सेकेंड पल्स यहाँ पर है जो जा रहा है, लेकिन सेकेंड पल्स जब उसको सुनाई देगा तब तक वो आगे बढ़ चुका रहेगा, कितना, खुद ऑब्जर्वर V0 टी डैश आगे बढ़ चुका है। इसका मतलब सेकेंड पल्स को जाने में ऑब्जर्वर के कान तक कम समय लगा है, V टी डैश, ठीक है। और अगर वो मूव नहीं करता ऑब्जर्वर तो ये टाइम कितना रहता, वी टी, ठीक है। क्योंकि जब फर्स्ट पल्स और सेकेंड पल्स के बीच में 1 टाइम पीरियड का गैप रहता तो वी टी रहता, ठीक है। तो फ्रॉम डायग्राम हम लोग देख सकते हैं इससे कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि वी टी जो है वो इक्वल टू वी टी डैश प्लस वी ओ टी डैश है। तो टी डैश जो हो जा रहा है वो हो रहा है वी बाई वी प्लस वी ओ इंटू टी, टी डैश हाँ टी, ठीक है। तो इसका मतलब न्यू डैश जो फ्रीक्वेंसी हो गया विच इज़ द टाइम विच इज़ द इन्वर्स ऑफ टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव पल्सेस, वो हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 1/t, मतलब कि न्यू नॉट इंटू वी प्लस वी ओ बाई माइनस एक सेकेंड वी टी डैश वी प्लस वी ओ बाई वी, ये हो गया कि सोर्स अप्रोच कर रहा है, उस सिचुएशन को लेकर के बना रहे हैं। अगर सोर्स दूर जा रहा होता तो कुछ और होता, वी ओ की जगह माइनस वी ओ हो जाता, ठीक है। इफ़ द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स तब क्या हो जाएगा, तब वो माइनस हो जाएगा, तब हो जाएगा न्यू डैश इक्वल टू न्यू नॉट वी माइनस वी ओ बाई वी, हो गया। ये ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स हो जाएगा, ठीक है। हियर अब हमें एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर, क्या, वी ओ और वी एस मतलब ऑब्जर्वर का और जो सोर्स का स्पीड जो है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम है। इफ़ मीडियम ऑल्सो मूव्स विथ वी एम तो उसको मीडियम के रिस्पेक्ट में वी ओ और वी एस को लेना पड़ेगा, ठीक है। तब वी ओ डैश हो जाएगा वी ओ माइनस वी एम, इसी तरह से वी एस भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या है कि इन सारे फार्मूलाज को एक फार्मूला में अगर हम कंबाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब कि सोर्स भी मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, मीडियम भी मूव कर रहा है, और एज्यूम कर लेते हैं कि सभी एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। तो फार्मूला को कैसे लिखा जाए, तो उस केस में मान लीजिए ये सोर्स है, सोर्स इधर जा रहा है, ये ऑब्जर्वर है, ये भी इधर जा रहा है, मान लीजिए कि मीडियम है, ये भी इधर जा रहा है वी एम से। तो उस केस में हम लोग कैसे लिखेंगे, तीनों सब कोई जा रहा है एक तरफ, तो इस तरह जा रहा है। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं कि न्यू डैश इक्वल टू न्यू नॉट वी प्लस वी मीडियम माइनस वी सोर्स वी ऑब्जर्वर डिवाइड बाय वी प्लस वी मीडियम माइनस वी सोर्स, ये आ जाएगा आपको, ठीक है। और इसमें अगर मान लीजिए दोनों नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव कर दीजिए, जो भी डायरेक्शन आपको इसके अपोजिट हो जाएगा उसको अलग कर दीजिए, ठीक है। वी सोर्स है, वी मीडियम है, सोर्स का मीडियम का सबका इसमें डाल दिया गया है। क्लियर है। अगर सोर्स इधर जा रहा है तो माइनस वी एस हो जाएगा, अगर मीडियम इधर जा रहा है तो माइनस वी एम हो जाएगा, अगर ऑब्जर्वर इधर जा रहा है तो माइनस वी ऑब्जर्वर हो जाएगा। इस फॉर्मूला में अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम लोगों ने क्या देखा है कि चेंज इन वेवलेंथ और अपरेंट वेवलेंथ। अच्छा, चेंज इन वेवलेंथ क्यों होगा बताइए तो। इसलिए होगा कि स्पीड ऑफ साउंड तो चेंज हो नहीं रहा है, फ्रीक्वेंसी अपरेंट चेंज हो जा रहा है।
तो जाहिर सी बात है वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि v इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। तो आपने लैम्डा इक्वल टू v बाई न्यू, समझ रहे हैं, तो v को कांस्टेंट रख के न्यू को चेंज कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स लैम्डा चेंज होगा। तो एज वी नो वेवलेंथ डज नॉट चेंजेस बिकॉज मीडियम इज सेम एंड नो चेंज इन एनवायरनमेंट कंडीशन। वेवलेंथ डज नॉट चेंज, नहीं वेवलेंथ नहीं, यहाँ लिखें स्पीड डज नॉट चेंज, ठीक है। एज वी नो वेव स्पीड डज नॉट चेंजेस बिकॉज मीडियम इज सेम एंड नो चेंज इन एनवायरनमेंट कंडीशन, therefore change in frequency leads to change in wavelength so that the velocity remains constant। सिंपल सी बात है। तो लैम्डा जो है हो जाएगा, लैम्डा डैश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v माइनस वी सोर्स बाई v इंटू लैम्डा डैश। क्यों हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा, आपके पास फॉर्मूला है ना जी, v इक्वल टू एन लैम्डा न्यू लैम्डा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि न्यू डैश लैम्डा डैश इक्वल टू न्यू लैम्डा, ऐसे समझ लीजिए। मतलब यहाँ से आ गया न्यू डैश बाई लैम्डा डैश इक्वल टू, नहीं न्यू डैश लैम्डा डैश, न्यू डैश बाई न्यू इक्वल टू लैम्डा डैश बाई लैम्डा। क्लियर है ये चीज़? ओके। द हॉर्न ऑफ ए कार एमिट्स साउंड विथ ए डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 2400 हर्ट्ज। What will be the apparent dominant frequency heard by a person standing on the road in front of the car if the car is approaching at this kilometer? अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है डोमिनेंट वगैरह, तो ऐसे मान लीजिए सिंगल बहुत सारी फ्रीक्वेंसी करता है, उसमें से मेन फ्रीक्वेंसी ये है। तो इसी फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड, ठीक है, कार है, इसका मतलब ये डॉपलर इफेक्ट से सॉल्व होगा। इसमें अपरेंट फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, एपरेंट डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ए पर्सन। तो ये फॉर्मूला लगेगा किसे, डॉपलर इफेक्ट से। कैसे, सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या लगेगा, इस सोर्स मूविंग, इसमें क्या है, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है नहीं, कार इज अप्रोचिंग है तो इसलिए ये हो गया। तो सोर्स मूविंग, तो फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू डैश इक्वल टू न्यू वी बाई वी माइनस वी एस, यही ना। फॉर्मूला याद कीजिए, न्यू डैश इक्वल टू वी प्लस वी मीडियम माइनस वी ऑब्जर्वर बाई वी प्लस वी मीडियम माइनस वी सोर्स। तो ये सब तो है नहीं, तो v बाई वी माइनस वी एस हो गया। क्लियर? तो ये करेंगे तो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी कितना है 2400 डिवाइड बाई वी कितना है 340 डिवाइड बाई 340 माइनस सोर्स का स्पीड कितना है, अब यहाँ फिर ध्यान देना है कि 18 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे होता है। तो ये 5 हो गया। What will be the apparent dominant frequency heard by a person standing on the road in front of the car? The car is approaching at this, कितना हो जाएगा, -5 करेंगे, 18 किलोमीटर मतलब 5 हो गया, तो 335 340, तो 2400 इंटू 340 बाई 335। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, सॉल्व कीजिए। इतना तो पता चल रहा है कि 24 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच 2436। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ये प्रॉब्लम कहता है ट्रेन अप्रोचिंग ए प्लेटफॉर्म एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर आवर में दिया है। ठीक है, साउंड से विसल एन ऑब्जर्वर ऑन द प्लेटफॉर्म फाइंड इट्स फ्रिक्वेंसी टू बी 1620 हर्ट्ज। जब वो अप्रोच कर रहा है तब द ट्रेन पासेज द प्लेटफॉर्म कीपिंग द विसल ऑन एंड विदाउट स्लोइंग डाउन, व्हाट फ्रिक्वेंसी विल द ऑब्जर्वर हियर आफ्टर द ट्रेन हैज क्रॉस्ड द प्लेटफॉर्म। मतलब अप्रोच कर रहा है इतना है, तो जब वो रिसीड करेगा मतलब जब दूर अवे होगा तो उस समय उसका फ्रिक्वेंसी क्या होगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले वाले को अपरेंट फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, तो न्यू डैश इक्वल टू लिखेंगे न्यू, ठीक है, जो कि हमें पता नहीं है, और फिर ये सोर्स है टुवर्ड्स दी अप्रोच ऑब्जर्वर, तो v माइनस वी सोर्स हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें सारा वैल्यू पुट कर देते हैं न्यू, और v दिया है 332 डिवाइड बाई 332 माइनस 54 को कॉरस्पॉन्डिंग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 ना, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 माइनस कर दीजिए, तो ये न्यू जो हो जाएगा आपका न्यू डैश दिया है 1620 राइट, जो अप्रोचिंग के समय है उस समय न्यू 332
डिवाइड बाय 15 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 13, हाँ कितना हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा 332 है, 320 नहीं 332। ठीक है 332 है, तो 332 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। 332 माइनस 15 317, राइट, न्यू तो 317। अब रह गया कि यहाँ ये न्यू यहाँ से पता चल गया, न्यू बिकम व्हाट 1620 317 डिवाइड बाई 332, ये फ्रीक्वेंसी आ गया। अब बोल रहा है कि जब वो रिसीड कर रहा होगा उस समय फ्रीक्वेंसी, तो उसमें मान लीजिए डबल डैश लिखते हैं तो वो हो जाएगा न्यू वी बाई वी प्लस वी सोर्स, यही तो होगा। तो न्यू यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे न्यू का 1620 इंटू 317 डिवाइड बाई 332 इंटू 332 डिवाइड बाई प्लस कर देंगे 332 प्लस सोर्स, ठीक है देखिए 15। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा आपका। तो ये और ये तो रहेगा नहीं, तो एक बार प्लस एक बार माइनस 332 15 47 317 1620 इंटू 317 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 347। तो ये कितने आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, इसको करिए कैलकुलेट और देखिए 1600 है 347, तो कम होगा, कुछ कम ही होगा। ऊपर में 317 नीचे में 347 है, तो कुछ तो घटेगा ही, बढ़ेगा तो नहीं। तो ये आ रहा है 1480 कैलकुलेट करने पे, ठीक है, कोई इशू नहीं यहाँ पे, क्लियर समझ में आ रहा है। 70 नंबर, इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, टू आइडेंटिकल ट्यूनिंग फॉर्क्स वाइब्रेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज आर केप्ट, ये भी 256 हर्ट्ज का है, ये भी 256 हर्ट्ज का है। A listener runs between the forks at a speed of 3 meter per second so that he approaches one tuning fork and recedes from the other। ठीक है, इसके द्वारा इसको कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, इसके द्वारा कुछ फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, हाँ उसके इससे क्या होगा, उसको दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस होगा, अगर डिफरेंस होगा तो इसको बीट्स सुनाई देगा। तो फाइंड द बीट्स फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द लिसनर, यही चीज़ पूछा है उसमें, तो लिख लीजिए, ठीक है। एक इसकी वजह से न्यू डैश इसको सुनाई देगा, न्यू 1 डैश, इसकी वजह से दूसरा होगा न्यू 2 डैश, होगा ना। तो न्यू 1 डैश न्यू 2 डैश निकाल लीजिए। इसमें क्या है कि सोर्स ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स, ठीक है लिखा है ना, केप्ट पीरियड सम डिस्टेंस अपार्ट, लिसनर रन्स, तो ऑब्जर्वर मूविंग सोर्स स्टेशनरी। तो ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, न्यू 1 डैश इक्वल टू वी मान लीजिए कि न्यू 1 कर रहे थे, अप्रोच हो रहा है, तो v प्लस वी हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगा, ये हो गया। और न्यू 2 डैश की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, v ऑब्जर्वर उसमें क्योंकि उससे दूर भाग रहा है डिवाइड बाई v, ये हो गया। अब बीट फ्रीक्वेंसी है तो दोनों का डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। न्यू बीट फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू न्यू 1 डैश माइनस न्यू 2 डैश डिफरेंस, इसका मतलब v कॉमन आ जाएगा, सॉरी v नहीं है, ये न्यू है 256 हर्ट्ज का, तो 256 हर्ट्ज का न्यू है, कोई बात नहीं है, तो 256 हर्ट्ज हो गया। और डिवाइड बाई v भी रख सकते हैं हम लोग, जो कि 332 है, प्लस vo प्लस v माइनस vo, तो 2 भी हो गया v ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर का फ्रिक्वेंसी इसमें आ नहीं रहा है क्या, v प्लस vo, राइट, v प्लस वी ओ बाई वी, वी माइनस वी ओ बाई वी, तो v प्लस वी ओ फिर माइनस लेंगे, एक सेकेंड, तो v कैंसिल हो जाएगा, 2 vo बचेगा ना, 2 vo वी ऑब्जर्वर ये। अब इसी का वैल्यू पुट कर देना है, क्या करना है, न्यू जो बीट फ्रीक्वेंसी हो गया, न्यू बीट लिख देते हैं b, so this is equal to 256 बाई 332। अब ये 3 मीटर पर सेकेंड से, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसका बीट हो जाएगा, ठीक क्लियर। 256 बाई 332 इंटू 6, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा 4.6, कैलकुलेट कर लीजिए, आ रहा है मज़ा। अब करते हैं नेक्स्ट, इस प्रॉब्लम को देखिए, 2 ट्रेन्स आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर बोथ एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। इफ वन ऑफ द ट्रेन साउंड्स ए व्हिसल एट 500 हर्ट्ज, व्हाट विल बी द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड इन द अदर ट्रेन। सिचुएशन को एनालाइज कीजिए
एक ट्रेन इधर जा रहा है, एक ट्रेन इधर आ रहा है, दोनों का क्या है 90 किलोमीटर पर आवर है। ये वन ऑफ द ट्रेन साउंड से विशल 500 हर्ट्ज से इसने किया है और ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो अपरेंट फ्रिक्वेंसी हर्ड इन द अदर ट्रेन, तो ये ऑब्जर्वर है, मतलब मूव तो दोनों कर रहा है लेकिन साउंड एक ने किया है, ऐसे एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए ट्रेन 1 है, ट्रेन 1 यहाँ पे है, ये अप्रोच हो रहा है वी ट्रेन से जो कि दे दिया गया है, और यहाँ पर भी ये जा रहा है, ये मान लीजिए ट्रेन 2 है, ठीक है, ट्रेन 2 है। तो ये ऑब्जर्वर है और ये सपोज कीजिए सोर्स है, क्योंकि ये विसल कर रहा है। तो ऑब्जर्वर क्या डिसेंड करेगा, तो इसमें फ्रीक्वेंसी न्यू इजकल टू, दोनों मूव कर रहा है, न्यू डैश वी, अप्रोच हो रहा है ना, तो v प्लस वी ऑब्जर्वर बाई v माइनस वी सोर्स, बस इतना ही। तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है 500 हर्ट्ज, और वेलोसिटी ऑफ साउंड 350 दिया है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 90 किलोमीटर पर आवर, तो इसको इंटू 5/18 कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, राइट, ठीक है। ये 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो ये 25 यहाँ आ गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा 350 माइनस 25, बस इसी को सॉल्व कर देना है, देखना है कितना आ रहा है ये। तो फ्रीक्वेंसी हो गया आपका 500 इंटू 375 डिवाइड बाई 325, सॉल्व कीजिए इसको और देखिए कितना आता है ये आपका आ जाएगा 15/13, 577 आएगा बेसिकली, 577। इसमें बहुत आसान था, कुछ नहीं, लेकिन हाँ ऑब्जर्वेशन अच्छा चाहिए कि ट्रेन 2 है, एक सोर्स है और एक ऑब्जर्वर है, मूव दोनों कर रहा है। इस न्यूमेरिकल को देखिए, एन ऑपरेटर सिटिंग इन हिज बेस कैंप सेंड्स ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज, द सिग्नल इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम ए कार मूविंग टुवर्ड्स हिम, the frequency of the reflected sound is found to be 410 Hz. Find the speed of the car. The speed of sound in air is 324 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सिचुएशन एनालाइज कीजिए, मान लीजिए कि एक कार है, कार को वॉल से दिखा देते हैं फॉर एग्जांपल, ये कार है, कार को वॉल से दिखाना अच्छी बात नहीं है, आप कहिएगा सर वॉल से क्यों दिखा दिए, कार तो मूव करता है, तो ऐसा करते हैं कार को कार से ही दिखाते हैं, ठीक है। ये कार है, मान लीजिए ये कार है और ये जो है इस तरफ v कार के स्पीड से जा रही है, सेंस ए साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू है 400 हर्ट्ज, एन ऑपरेटर, नहीं ये कार थोड़ी फ्रीक्वेंसी, कार का फ्रीक्वेंसी नहीं है, एन ऑपरेटर सिटिंग इन ए बेस कैंप, मतलब यहाँ पर कोई मान लीजिए ऑपरेटर है और वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करके भेजता है इधर न्यू से फ्रीक्वेंसी आ करके इससे टकराता है और टकराने के बाद वापस फिर जाता है और फिर इसे सुनाई देता है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड साउंड इज फाउंड टू बी 410 हर्ट्ज, 400 उसने जनरेट किया भेजा, जबकि रिफ्लेक्ट होकर आया तो 410 मिला, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। और देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो कार को क्या है, कार एक ऑब्जर्वर है जो कि मूविंग है, फ्रीक्वेंसी तो इसने यहाँ से छूटा है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार इज एन ऑब्जर्वर, कार ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर जो है वो क्या फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, वो करेगा न्यू डैश इक्वल टू न्यू वी प्लस वी ऑब्जर्वर बाई वी, ये करेगा वो, और उसके बाद फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट अब जब हो रहा है तो रिजिड बाउंड्री है, कार रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है, वो वापस मूव करने लगता है इसी फ्रीक्वेंसी से। अब क्या हो गया, ये एज ए सोर्स, कार एज ए सोर्स बन जाएगा, कार इस फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, न्यू डैश फ्रीक्वेंसी का। सेकेंड, कार बिकम ए सोर्स, क्योंकि कार ही रिफ्लेक्ट करके भेज रहा है, सोर्स विथ फ्रीक्वेंसी न्यू डैश, तो अब फॉर्मूला क्या लिखेंगे, न्यू डबल डैश, जो कि ऑब्जर्वर यहाँ पे सुनेगा, दिस इक्वल टू न्यू डैश जो कार का है, उसके बाद v, अब यहाँ पे सोर्स बन गया तो v बाई वी माइनस वी सोर्स, मतलब v कार, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्जर्वर था तो वहाँ भी v कार ही था c, और यहाँ पे सोर्स हो गया है तो v कार ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो अपरेंट फ्रिक्वेंसी न्यू डैश जो है वो 410 दिया गया है, और न्यू डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, न्यू इंटू दिस, तो यहाँ पे हो जाएगा
400 जो कि न्यू था इंटू वी प्लस वी कार बाई वी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जा रहा है वी बाई वी माइनस वी कार, तो ये भी तो रहा नहीं, तो ये आपका बन जा रहा है, यहाँ सीधा ले आते हैं, ये आपका बन जा रहा है 400 इंटू वी प्लस वी कार बाई वी माइनस वी कार, ठीक है। 400 इंटू दिस इक्वल टू हाउ मच 410, इसका मतलब कि ये हो गया 41/40 इज इक्वल टू 324 प्लस वी सी डिवाइड बाई 324 माइनस वी सी, ठीक है। यही हो रहा है आपका। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं 4140, एक और तरीके से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जो फॉर्मूला लगाइए 41 प्लस 40 क्लास स्कूल्स में पढ़े थे डिवाइड बाई 41 माइनस 40 इज इक्वल टू, ऊपर भी एक बार प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 648 हो जाएगा। अब माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा कितना, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, तो प्लस करिएगा तो 640 और माइनस करिएगा इस माइनस तो 2v कार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 81/1 इक्वल टू 324/v कार, यहाँ से v कार आ जाएगा, बहुत इजी है, सिंपली आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा कहीं कहीं मैथमेटिक्स जो है उसका ट्रिक आपको लगाना पड़ेगा, इससे लाइफ थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक ये न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा मैं, लेकिन डिस्कस करते हैं क्या, इसको केवल एनालाइज करते हैं। A small source of sound S of frequency 500 Hz is attached to the end of a light string and is whirled in a vertical circle of radius 1.6 मीटर। ये देखिए, ये दे दिया है सोर्स जो है इस तरह से मूव कर रहा है, रेडियस दे दिया है r, ठीक है। केवल समझाऊंगा, चाहूँगा कि आप खुद से कीजिए। The string just remains tight when the source is at the highest point, यहाँ पर अब यहाँ मैकेनिक्स आ गया कि ये स्लैक नहीं हुआ इस पोजीशन पे, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट। An observer is located in the same vertical plane at a large distance and at the same height as the center of the circle, यहाँ पर ऑब्जर्वर है। The speed of sound in air is this, g is this, find the maximum frequency heard by the observer, maximum frequency heard by the observer, an observer is situated at a large distance। अच्छा, पहला पॉइंट इस केस में मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी निकालना है, ए पार्ट में जो बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी फ्रिक्वेंसी कहाँ कहाँ मतलब कि चेंज हो, ज़्यादा चेंज तो सब जगह हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो लार्ज डिस्टेंस दे दिया है, इसलिए आपको ये जो ऐसे है उसका ये कंपोनेंट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत लार्ज डिस्टेंस दिया है, तो दिस एंड दिस इज ऑलमोस्ट पैरेलल, ये मान के चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर वेलोसिटी ये होगा किसका, पार्टिकल का वेलोसिटी, मान लीजिए दिस इज पॉइंट ए, this is point A, then this is point B, this is point C and this is point D suppose। तो ये वी ए हो गया वेलोसिटी, यहाँ पर जाएगा तो वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा, ये वी बी हो जाएगा, और यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा वी सी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी वी डी हो जाएगा ऊपर की तरफ। अब जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कब होगा, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो अप्रोच कहाँ पे कर रहा है, अप्रोच सी पॉइंट पे कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी एट सी निकालिए, फ्रीक्वेंसी एट सी निकालने के लिए वेलोसिटी एट सी चाहिए, और वेलोसिटी सी कहाँ से आएगा, ये आपको मैकेनिक्स बताएगा कि वेलोसिटी एट सी क्या होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला आप देखिए, रूट जी आर कहाँ पर होगा, रूट 5 जी आर कहाँ पे होगा, रूट 3 जी आर कहाँ पे होगा, इस कंडीशन में दिया गया। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप क्या कीजिए, सबसे पहले वेलोसिटी निकालिए इन सारे पॉइंट्स पे, ठीक है। तो इसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पर ये इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ कोई कंपोनेंट नहीं इन दोनों में, तो आप यहाँ पे और यहाँ पे जो है निकालिए वेलोसिटी, और यहाँ देखिएगा फ्रिक्वेंसी कम आएगा, यहाँ तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है, तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी सी पॉइंट पे होगा, ठीक है। और वो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल होगा फॉर्मूला, न्यू इक्वल टू न्यू, जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है वो 500 हर्ट्ज इंटू सोर्स मूविंग है तो वी बाई वी माइनस वी सोर्स, ये, और वी सोर्स मतलब वी एट सी पॉइंट, पार्टिकल का स्पीड सी पॉइंट पर क्या है वो, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ कि ये बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है, इसलिए इसको ऐसे नहीं दिखाया गया है, अदरवाइज ये डिस्टेंस लिया जाता।
मतलब ये कंपोनेंट लिया जाता, तो ये कंपोनेंट नहीं लेकर के हम इसी कंपोनेंट को कह दें। क्लियर है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एट ए लार्ज डिस्टेंस वर्टिकली अबव द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ से उठ करके अगर यहाँ आ गया है ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे वर्टिकली अबव, ऐसे कुछ यहाँ पे कान है, तो फिर क्या होगा उस केस में बोल रहा है, उस केस में क्या होगा, above the center of the find the frequencies heard by the observer corresponding to the sound emitted by the source when it is at the same height as the center। मतलब कि जब यहाँ पे होगा और यहाँ पे दो बार रहेगा सेम हाइट, फाइंड द फ्रिक्वेंसीज हर्ड बाय, तो एक बार यहाँ एक बार यहाँ, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पे और यहाँ पे भी एट बी और ये डी, तो ये वाली के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा, ये रिसीडिंग है तो फ्रिक्वेंसी कम होगा, और वो कितना कितना फ्रिक्वेंसी होगा वो आप निकालिए, मैकेनिक्स से सॉल्व होगा सारा चीज़। क्लियर? 89 देखिए क्या है, ए सोर्स एमिटिंग ए साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू इज प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम एन ऑब्जर्वर। द सोर्स स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। फाइंड द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेव एमिटेड जस्ट आफ्टर द सोर्स स्टार्ट्स। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड में ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड नहीं, फर्स्ट टाइम पीरियड में। फाइंड द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेव एमिटेड जस्ट आफ्टर द सोर्स स्टार्ट्स। शुरू में द स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम इज वी। ठीक है, अच्छा इसकी सिचुएशन को आप एनालाइज कीजिए कि हो क्या रहा। तो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था सोर्स मूविंग या ऑब्जर्वर मूविंग, सोर्स स्टेशनरी, वो सब केसेस था जिसमें एक्सेलरेटेड नहीं था सोर्स या ऑब्जर्वर। इस केस में सोर्स को एक्सेलरेटेड कर दिया। तो हो क्या रहा है, मान लीजिए यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पर ऑब्जर्वर, ठीक है, यहाँ पे सोर्स है यहाँ पर ऑब्जर्वर है। तो सपोज कीजिए कि वन टाइम पीरियड में एक पल्स जो है सोर्स से यहाँ से छूटा है। ठीक है, एक पल्स क्या है, ये छूटा है। अब ये पल्स जो है वन टाइम पीरियड में कहीं पर पहुँच जाएगा। सपोज कीजिए वन टाइम पीरियड में दूसरा पल्स छूटा है और दूसरा पल्स जो है यहाँ पे छूटा है, तब तक ये सोर्स यहाँ आ गया है। इसका मतलब ये टाइम कितना है, ये डिस्टेंस कितना, ये है हाफ ए टी स्क्वायर। वन टाइम पीरियड है इसलिए कैपिटल टी लिख रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। और ऑब्जर्व, अब ये दूसरा जो है छूट रहा है, तो दूसरा सोर्स को यहाँ तक आएगा। दूसरा सोर्स मान लीजिए ये डिस्टेंस अगर हम एक्स नॉट ले लेते हैं, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा एक्स नॉट माइनस हाफ ए टी स्क्वायर ये। और इतना डिस्टेंस दूसरे सोर्स को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और क्लियर है? तो जो टाइम लगेगा मैंने ये देखिए कि डिस्टेंस है इतना, अब वेलोसिटी ऑफ साउंड तो फिक्स है, तो मतलब कि इस वाले फ्रीक्वेंसी को, ये जो पल्स है इस पल्स को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, दिस डिवाइड बाई वेलोसिटी। और इस पल्स को टोटल टाइम कितना लगा है, वन टाइम यहाँ खा लिया है, या टोटल टाइम कितना लगा है, तो एक्स बाई वी बोल लीजिए। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट पल्स जो है उसको सुनाई देगा एक्स बाई वी में, और दूसरा पल्स जो सुनाई देगा, फर्स्ट पल्स जो है वो कब सुनाई देगा ऐसे देखिए, और सेकंड पल्स कब सुनाई देगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, फर्स्ट पल्स जो है एक्स बाई वी क्योंकि एक्स नॉट जो डिस्टेंस है डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड करेंगे, उस समय पहला साउंड सुनाई देगा। और दूसरा कब सुनाई देगा, वन टाइम पीरियड प्लस दिस बाई वी, क्योंकि एक टाइम पीरियड बाद ये छूटा है ना, तो इसको एक्स्ट्रा टाइम इतना डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड, उतना टाइम लगेगा। तो लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट पल्स विल बी ऑब्जर्व्ड लिखते हैं हियरिंग की जगह, एट टी इज इक्वल टू एक्स बाई वी। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, एक्स नॉट बाई वी। सेकेंड पल्स विल बी ऑब्जर्व्ड एट टी इज इक्वल टू वन टाइम पीरियड प्लस एक्स नॉट माइनस हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई वी, इतना टाइम बाद। तो गैप कितना हो गया, ठीक है, टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव पल्स, यहीं से तो फ्रीक्वेंसी निकलेगा, टी प्लस एक्स नॉट माइनस हाफ ए टी स्क्वायर बाई वी माइनस एक्स नॉट बाई वी, और एक्स नॉट बाई वी कट गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, टी माइनस ए टी स्क्वायर बाई टू वी, ये आ गया टाइम पीरियड। इसी का इन्वर्स कर लीजिए, तो मान लीजिए ये टी डैश है वो टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। इसी का इन्वर्स कर लीजिए तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा।
कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, न्यू डैश इक्वल टू 1/t डैश एंड दिस इक्वल टू 1/t डैश का मतलब क्या हो गया, 1/t माइनस AT²/2v। ये अब इसको हम लोग कर सकते हैं सॉल्व, कैसे, 2v ऊपर चला गया, 2v ऊपर चला गया वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये हो गया 2vt माइनस AT²। अब t को लिखेंगे t इक्वल टू क्या, 1/न्यू जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है, तो 2v 1/न्यू माइनस a/न्यू²। अब न्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2v और न्यू स्क्वायर, v और न्यू में थोड़ा देख के कन्फ्यूजन हो रहा होगा, 2v न्यू माइनस a, ये क्या है, न्यू डैश और न्यू है, न्यू डैश और न्यू के टर्म में ये आप क्लियर। ये आपका क्या हो गया, सिंपल सी बात है, इसको अगर ध्यान से समझना है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझना। ओके, क्लियर है।